छोटी भाभी का जब प्रवेश होता है, पीछे पीछे रजवा भी साथ में आती है। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? यह है रजवा, रो क्यों रही है? कोई कड़वी बात कह दी क्या छोटी बहू ने इसे? इंदु, मीठी वे कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेंगी। छोटी भाभी, ये आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? रजवा भरे हुए गले से, यह रजवा वही है बच्चों। यहाँ पर आपको समझना होगा कि इंदु ने अपनी भाभी बेला से रजवा को लेकर के ही लड़ाई की है, क्योंकि रजवा को बेला ने काम से निकाल दिया है। बेला के अनुसार रजवा को साफ सफाई का कार्य करना नहीं आता। रजवा भरे हुए गले से, आज माँ जी उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए हैं आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार का अनादर ना किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने ना जाऊंगी। छोटी भाभी, अरे वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु मुंह बिचकाकर व्यंग्य से, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती। क्रोध से, अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं, और गज भर की जबान। बड़ी बहू, बात यह है माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है। छोटी भाभी चिंता में डूब जाती हैं और सोचती हैं कि फिर कैसे चलेगा। हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की दुखी को दूसरे की चुपड़ी से अच्छा समझना, और नौकरों पर दया और छोटों पर। तभी मंजली बहू बाहर से हंस पड़ती है। मंजली बहू हाँ, तो यहाँ पर मंजली बहू एक ऐसी पात्र के रूप में हमारे सामने आती हैं जो कि बहुत ही मजाक का एक पात्र है, हंसती रहती है। मंजली बहू हंसते हुए प्रवेश करते हैं। इंदु, क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो? मंजली बहू फिर हंसती है, हाथ पर हाथ मारती है। ये मंजली बहू ऊपर गैलरी से नीचे जब सीढ़ियों से आती है तो ये वास्तविकता में बेला और परेश का झगड़ा सुन करके आई है। तो उधर गैलरी में मंजली भाभी आ जाती है, और इधर गैलरी में मंजली भाभी और बड़ी भाभी भी प्रवेश करती हैं। तो दोनों ही पूछ लेती हैं, अरे क्या बात है जो आज इतनी हा हा ही हो रही है? इंदु, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, अरे कुछ बताती भी नहीं। मंजली बहू, मैं कहती हूं कि फिर से हंस पड़ती है। बड़ी बहू, अरे आखिर कुछ कहो भी। मंजली बहू, आज भाई परेश की वह गति बनी कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए, और फिर हंसने लगती है। छोटी भाभी बोलती है, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू। मंजली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी छोटी माँ। अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह दुर्दशा बनाई, वह गत बनाई कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बड़ी बहू, इंदु बात क्या हुई? अरे भाई बात क्या हुई? मंजली बहू, अरे मैं तो उधर अपना सामान रखने गई थी, बहुत बातें तो मैंने सुनी नहीं, बहुत समझ भी नहीं पाई, क्योंकि अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे दोनों। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर जब कमरे में गया, बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों पर और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। परेश कहने लगा, अरे हमारे बुजुर्ग भी। बीच में ही बात काटकर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? हंसती है, और जो सामान बाहर पड़ा था वह भी उठाकर छोटी बहू ने बाहर फेंक दिया। इंदु, फिर मंजली भाभी, छोटी बहू, छोटी भाभी, यह तो सारी स्त्रियां बेला के स्वभाव से परेशान है। वे जानती हैं कि बेला इस परिवार में या इस परिवार में आकर के इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। मंजली बहू, परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई? उन्होंने तो कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। हाथ मटकाकर, ना भाई। मंजली और बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मंजली बहू सब एक साथ कहती हैं, हाँ हाँ ठीक ही तो कहा भाई परेश ने, अरे परेश मेरा बेटा भला। तब बहू ने कहा,
अरे तो ना कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक ना फटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है। मेरे मायके में तो इंदु क्रोध से बस, उसे तो अपने मायके की ही पड़ी रहती है चौबीसों घड़ी। मंझली बहू और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया और महाशय परेश की एक भी न चलने दी। बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। हंसती है और दूसरी भी उसके साथ हंसती है। अरे मैं तो चुपके से चली आई, जबान है छोटी बहू की या कतरनी, और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में नहीं आता। परेश बेचारा मुंह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार किसने बना दिया। इंदु, बस जबान ही जबान है, बात तो तब है जब काम भी हो। एक काम की हो कहो तो 100 नाग भों चढ़ाती हैं। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े गुसल खाने में गल रहे हैं। छोटी भाभी, गुसल खाने में गल रहे हैं? तू उठा क्यों ना लाई उन्हें? जा भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी। इस तरह कैसे चलेगा? और भी चिंता से। परेश ने समझाया नहीं उसे। इंदु, हाँ, परेश की तो जैसे वहां बड़ी सुनवाई होती है। मंझली बहू, वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना? अभी तक पड़े हुए हैं। कह कह कर हार गए परेश महाशय। बहुरानी ने हाथ तक ना लगाया और उन्हें, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। हंसती है इंदु और बड़ी बहू भी हंसती हैं। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े। बड़ी भाभी, तुम भी बहन बस, क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी भाभी, या क्या तुम भी बहन बस, क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? इंदु, क्यों? उनके हाथ में, उनके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। बाहर से दादाजी के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। छोटी भाभी, चलो इंदु चलो, कपड़े फटक कर हाथे में डाल दो, शायद उन्हें जरूरत हो। मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। बच्चों, यहाँ पर पहला दृश्य खत्म हो जाता है। दूसरा दृश्य, पहले स्थिति को समझना होगा। वही बरामदा है, लेकिन वहां पर अब स्त्रियां नहीं हैं, क्योंकि दाईं ओर के तख्त पर एक बिस्तरा बिछा हुआ है। दीवार के साथ तकिया लगा है। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पांव दबा रहा है। हुक्का पीते पीते बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं। स्नानालय से नल के जल्दी जल्दी चलने की आवाज आ रही है। शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है। करमचंद की भौहें तन जाती। दादा उठने के कुछ क्षण बाद ही नल के चलने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। इस दृश्य में दादाजी अपने मंझले बेटे करमचंद के साथ बैठे हैं, जहां उन्हें पता चलेगा कि इस घर का पोता परेश और उसकी पत्नी बेला इस परिवार से अलग होना चाहते हैं, और दादाजी का मन जो है वह बड़ा अव्यवस्थित हो जाएगा। तो इसी दृश्य में हमें पता चलता है कि दादाजी को यह पता चलता है कि बेला इस परिवार से अलग होना चाहती है, और वे किस तरह से सभी को बुला करके जो एक योजना बनाते हैं, जो कि इस पाठ का एक मुख्य अध्याय भी माना जाता है। लगभग प्रश्न इन्हीं पृष्ठों में से आते हैं। करमचंद क्रोध से, अरे बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो भाई, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। दादाजी तभी हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, अरे नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बच्चे हंसते हैं। वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैं कहा करता हूं ना करमचंद बेटा, कि एक बार वृक्ष की जो डाली टूट गई, उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। करमचंद, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादा चिंता से, क्या कहते हो प्रेमचंद? क्या कहते हो करमचंद, कौन अलग हो रहा है? करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा, परेश, पर क्यों, उसे क्या कष्ट है? करमचंद, कष्ट उसे नहीं, छोटी बहू को है। दादाजी, तो मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ना लगाई जाए तो बढ़कर एक घाव जाती है, और यही घाव नासूर हो जाता है, और फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। दादाजी के कहने पर करमचंद यहाँ पर सारी बात दादाजी को बताने वाला है।